नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दे रखा है दो सिक्योरिटीज के बारे में, एक्स और आर एफ, दोनों का रिटर्न्स दे रखा है और दोनों का दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है एक्स का और रिस्क फ्री का नहीं दे रखा है। मिस्टर ए हैज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000, हाईलाइट द पोर्शन ही बोरोड रुपीज 5,000 एंड मेड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 15,000, 10 जो उनके पास था वो और 5,000 जो उन्होंने बोरो किया इन सिक्योरिटी एक्स। क्वेश्चन में पूछा है दैट्स अ कैलकुलेट रिटर्न इन रुपीज टर्म एंड सो ऑन। आगे का हमको क्वेश्चन दे रखा है रिटर्न इन परसेंटेज टर्म एंड सो ऑन। आई वॉन्ट यू टू गिव आंसर फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। रिटर्न रुपीज टर्म में क्या होगा और रिटर्न परसेंटेज टर्म में क्या होगा। Now friends, in the first part of the question we are required to find a return in rupees term. Now let us have informally a discussion. देखो हमने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, हम लोग ऐसा मान लेते हैं दैट इट इज गिविंग द रिटर्न एज पर एक्सपेक्टेशन यानी 18%। तो 15,000 इंटू 18% दैट कम्स टू 2,700। तो क्या मिला हमको, इतना लाइक रिटर्न मिला जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था। बट इस बार क्या था कि पूरा का पूरा हमारा पैसा नहीं था, हमने क्या किया था 5,000 रुपये बोरो किए थे। जो भी हमने फंड्स बोरो किया था ना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, सो वी मेक एन अजम्पशन दैट इट इज बोरोड एट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। बोरोइंग कौन से रेट से दे रख दैट इज हुआ है उसका इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम लोग आर एफ अज्यूम कर रहे हैं that is 10%. Basically we are doing this question as a part of the Markowitz model with risk-free security in which they have made assumption like this, यानी 500 रुपये का इंटरेस्ट हो गया, यानी हमको क्या मिला 2,200 रुपये का रिटर्न मिला। दैट इज आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज रिटर्न इन रुपीज टर्म। फ्रेंड्स वी अंडरस्टैंड दैट से ऑलरेडी इंटरेस्ट का पेमेंट तो हो चुका है, सो नाउ जो भी हमारे पास अर्निंग बचा है वो हमारे खुद के इन्वेस्टमेंट के ऊपर बचा है। सो वी अंडरस्टैंड दैट द रिटर्न इन रुपी दैट इज परसेंटेज टर्म वुड बी 22%। कैसे, 2,200 रुपये का इनकम मिला ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 रुपीज। दैट इज द वे द रिटर्न इन परसेंटेज टर्म कैन बी कैलकुलेटेड। रिमेंबर दैट से यू कैन नॉट टेक 2,200 डिवाइडेड बाय 15,000। क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं, 2,200 डिवाइड बाय 15,000 ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमने 5,000 रुपये बोरो किया है ना उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है। तभी जितना भी अर्निंग बचा है यानी कि 10,000 रुपये हमारे एग्जाम्पल में वो सिर्फ मिस्टर ए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हम लोग जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी का कैलकुलेशन करते हैं उस पर क्या होता है कि सारे के सारे फाइनेंशियल चार्जेस का पेमेंट हो जाने के बाद जो भी अर्निंग बचता है वो किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। वैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, वी हैव कैलकुलेटेड द अर्निंग आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस डिवाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट दैट विल गिव द रिटर्न इन परसेंटेज टर्म। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। रिटर्न रुपीज टर्म, in that write down this time information is given that Mr. A has borrowed funds and has made investment in security X। उसी में लिखो आगे,
rate of interest of borrowing is assumed to be RF, फुल स्टॉप। तो कौन से रेट से बोरो किया? RF के रेट से। उसे मैं लिखो आगे, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, उसमें लिखेंगे इनकम। 15,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट था उसके ऊपर हमको 18% का रिटर्न मिला, यानी क्या हुआ? 2700 का, लेस इंटरेस्ट पेमेंट। जो भी 5,000 रुपये बोरो किए थे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, यानी 500 रुपये। यानी नेट इनकम कितना हुआ? 2200 रुपये। ऐसा करके हमको रिटर्न कैलकुलेट करना है रुपीस टर्म में। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज टर्म। उसमें क्या होगा? रिटर्न इन रुपीस टर्म डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये जो रिटर्न रुपीस टर्म में है, इट इज आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ द फाइनेंशियल चार्जेस। तो यहां पे क्या होगा? 2200 रुपये डिवाइडेड बाय 10,000 into 100, that comes to 22%। ऐसा करके रिटर्न परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, यू रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द वेट ऑफ सिक्योरिटी X and weight of risk-free security in the portfolio. With that, you have to compute the return and risk. That is a question. ना देखो यहाँ पे कैसे होगा आंसर? थर्ड क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा होगा, कैलकुलेशन ऑफ वेट। दो सिक्योरिटीज का वेट कैलकुलेट करना है, एक्स का और आरएफ का। एक्स का वेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय अमाउंट हेल्ड एंड अमाउंट बोरोड डिवाइडेड बाय अमाउंट हेल्ड। देखो हमारे पास कितने थे? हमारे पास थे 10,000 रुपये। हमने इन्वेस्ट कितने किए? 15,000 रुपये। तो x का वेट है ना फ्रेंड्स, वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1.50। और रिस्क फ्री की जिसमें हमने बोरो किया है ना, उसका वेट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सो नेगेटिव 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000, सो इट इज नेगेटिव 0.5। क्योंकि सिक्योरिटी आरएफ में क्या होगा? यू आर रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, इसलिए उसका वेट क्या होगा? नेगेटिव होगा। रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो is weight of x into return of x plus weight of RF into return of RF. This is 1.5 into क्या किया जाएगा? 18, that comes to 27 plus negative 0.5 into क्या किया जाएगा? 10, यानी क्या होगा? -5। सो ओवरऑल क्या होगा? रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो वुड बी 22% पॉजिटिव। तो ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया ना, वैसा यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, इट इज वेट ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स। व्हाट इज वेट ऑफ एक्स? 1.5। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कितना? 20। ओवरऑल रिस्क क्या हो जाएगा? 30%। यानी क्या हुआ? रिस्क इंक्रीजेस एंड अलॉन्ग विद दैट द रिटर्न ऑल्सो इंक्रीजेस।
चलो विथ पैराग्राफ राइट डाउन, बेस्ड ऑन अबाउ वर्किंग comma we can conclude that security for which security in which investor has invested more than amount held, comma, for that weight would be more than 1. उसी में लिखो आगे, in case of borrowing, comma, weight of RF would be negative. उस केस में RF का वेट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं. नेक्स्ट, प्लॉट अबव फिगर्स ऑन अ ग्राफ पेपर इंक्लूडिंग रिटर्न एंड रिस्क कैलकुलेटेड फॉर अबव क्वेश्चन. सो यहाँ पे और एक पोर्टफोलियो ऐड हो गया, दैट इज पोर्टफोलियो नंबर 4, जिसमें वेट ऑफ एक्स कितना है 1.50 है, वाई का वेट कितना है 0.5 नेगेटिव है, रिटर्न कितना हुआ, रिटर्न हुआ 22 और रिस्क कितना हुआ 30%. दैट इज द वे, सो द रिटर्न एंड रिस्क बोथ ऑफ देम आर इंक्रीजिंग. So this is already a diagram that we have drawn. Now we are required to add one more point, and that is what we understand is, say the investment is made in risky security after borrowing at RF. Investment is made in risky security after borrowing at RF. In that case we have a situation like this. Return increases further to 22%, and the risk increases say further to 30%. So risk increases along with the return, and you can see that say again there is a shift by 0.5 only. ठीक है ना. What is important that say RF से X में गए 0.5, RF से X में गए again 0.5, RF से X में गए again 0.5, और हर बार क्या हो रहा है, proportionately ही return और risk दोनों change हो रहा है. That is the reason say we are able to have this kind of straight diagram. What is the reason that say we are able to get this straight diagram is that return and risk both of them are changing proportionately. Please draw this diagram. You may draw a fresh diagram. अगर ऊपर के डायग्राम में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते तो you may draw a fresh diagram, और टेबल भी आप ऐसा हो तो नया बना दीजिएगा. So please write down answer. From above working, we can conclude that if
risk free security and security X are combined, then risk and return will increase proportionately.